तो बहुत टाइम के बाद अभी हम लेके आ गए हैं वीडियो कि कैसे आप लैपटॉप बाय कर सकते हैं। बहुत सारी डिटेल में बात करूंगा बट पूरी तरीके से सिंपल वे में बात करने वाला हूं। तो ऐसा मत कहना कि भाई तूने तो ऐसे बताया। मैं जितना हो सके उतना सिंपल वे में बताने वाला हूं, जिससे कि जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इन चीजों में वो भी अच्छी तरीके से अपने लिए एक लैपटॉप परचेस कर सके। इस तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो बात आती है लैपटॉप में प्रोसेसर की। तो मैंने वैसे तो प्रोसेसर के लिए डेडिकेटेड एक वीडियो बना के रखा है, यहाँ पे आई बटन पे भी आपको मिल रहा होगा और मेरी चैनल में प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। लैपटॉप का जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको वो डिटेल वीडियो मिल जाएगा कि जो लैपटॉप में सीपीयू आते हैं वो किस किस प्रकार के आते हैं। तो लैपटॉप में दो ब्रांड के सीपीयू आते हैं, वो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दूं। एक है AMD और एक इंटेल। भी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि इंटेल है वही अच्छा काम करता है, AMD अच्छा काम नहीं करता है। तो बिल्कुल भी ये सोच गलत है। ठीक, AMD भी बहुत अच्छा वर्क करता है और इंटेल भी बहुत अच्छा वर्क करता है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि AMD बेकार है और इंटेल अच्छा है। दोनों अपने अपने जगह पे अच्छे हैं। उसी तरीके से लैपटॉप में ग्राफिक आते हैं। ग्राफिक दो टाइप के होते हैं, दो ब्रांड के होते हैं। पहले तो एनवीडिया और AMD, ये दोनों ब्रांड के आते हैं और इसमें आपको लैपटॉप में दो तरीके के ग्राफिक देखने मिल सकते हैं। एक इंटीग्रेटेड होता है और एक अलग से ग्राफिक होता है, मतलब कि अलग से ग्राफिक का चिप लगा हुआ होता है। और जो इंटीग्रेटेड होता है उसका मतलब ये होता है कि जो प्रोसेसर होता है उसी का इंटीग्रेटेड ग्राफिक यूज होता है। अभी इसमें यह है कि जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक होता है वो हर एक लैपटॉप में आता है। अगर आप ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप लो या विथआउट ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप लो, ठीक है, दोनों में आपको मिलता है। बट जो विथआउट ग्राफिक कार्ड वाला आप लैपटॉप लोगे उसमें आप ग्राफिक से रिलेटिव काम होगे वो उसमें आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। और अगर आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक वाला आप लैपटॉप लोगे तो उसमें आप जो ग्राफिक रिलेटिव आपके वर्क है, मतलब कि वीडियो एडिटिंग, गेमिंग है, ठीक है, 3D डिजाइनिंग है, इस तरीके के आप वर्क करना चाहते हो, विजुअल इफेक्ट वाले काम करना चाहते हो या फिर कुछ भी ऐसा डिजाइनिंग वाला काम करना चाहते हो जहां पे ग्राफिक की नीड हो, वहां पे आपको हमेशा इंटीग्रेटेड ग्राफिक वाला नहीं बट अलग से ग्राफिक कार्ड मिले उस तरीके का आपको लैपटॉप लेना है। ठीक है, सिंपल सी ऐसी बात। इंटीग्रेटेड ग्राफिक, अभी इसका काम क्या है वो मैं बता देता हूं। इंटीग्रेटेड ग्राफिक वर्क करता है आपकी डिस्प्ले को आउटपुट देने के लिए और आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है लैपटॉप में मग स्विच का। मतलब कि अगर आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक है उससे आपको वर्क नहीं लेना है डिस्प्ले का और आपको वर्क लेना है आपके ग्राफिक कार्ड से डिस्प्ले का आउटपुट का, तो आप ये मग स्विच का ऑप्शन सिलेक्ट करके आपके ग्राफिक कार्ड का फुल पोटेंशियल पावर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये है मग स्विच का यहाँ पे यूज। बहुत जगह पे आपको ये ऑप्शन देखने मिलेगा कि मग स्विच, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको भी मैंने इसमें इंक्लूडेड कर दिया। ये हो गई ग्राफिक की बात। अभी ग्राफिक में एक और बात मैं इंक्लूडेड करना चाहता हूँ। आप ग्राफिक कार्ड देखो, ठीक है, तो मैंने ग्राफिक कार्ड के बारे में भी एक वीडियो बना के रखा है। वो दोनों में एक तरीके से ही वर्क करता है। अगर डेस्कटॉप के लिए लो, ठीक है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं ये बात आपको साथ में कह देता हूँ कि ग्राफिक कार्ड आप लेने जा रहे हो तो आपने लेटेस्ट जनरेशन वाला तो सिलेक्ट किया, ठीक है, तो इसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार ये देख लेना कि अगर आपने एक जो लैपटॉप है, ठीक है, उसमें 1350 ग्राफिक कार्ड है और एक जो लैपटॉप है उसमें 1650 ग्राफिक कार्ड है। एक जो 1650 है उसकी टीडीपी ज्यादा है और 1350 है उसकी टीडीपी बहुत कम है, तो दोनों एक तरीके से ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टीडीपी भी देख लेना। टीडीपी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छी तरीके से पावर से आपका जो जीपीयू है वो वर्क करेगा। ठीक है, तो जीपीयू की भी टीडीपी आप हमेशा देख लेना। अभी टीडीपी क्या है उसको सिंपल वे में बता दूं तो ये एक तरीके से डिसाइड करता है कि कितनी पावर से चलेगा आपका जो ग्राफिक कार्ड है या आपका जो सीपीयू है। ठीक है, तो इस दोनों में टीडीपी आती है, मैंने सिंपल वे में आपको बता दिया। इस तरीके से आप टीडीपी भी ग्राफिक कार्ड में भी देख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं पोर्ट की। गाइस, पोर्ट भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। मतलब कि इसमें एक आपको इथरनेट वाला पोर्ट मिलता है, फिर इसमें आपको टाइप सी वाले पोर्ट मिलते हैं, इसमें नॉर्मल यूएसबी वाले पोर्ट मिलते हैं, तरीके के टाइप आते हैं। तो गाइस, लैपटॉप में अभी के टाइम पे 2.0 वाला जो यूएसबी पोर्ट है वो तो बहुत कम मिलता है, लेटेस्ट जो भी यहाँ पे अभी लैपटॉप मिलते हैं उसमें। बट उसके अलावा एक दूसरा है जो कि है 3.0 और 3.1 और उससे भी ऊपर है, और उसके बाद अभी 4.0। तो ये जहां पे आंकड़ा बढ़ता जाता है इस पोर्ट के, यूएसबी पोर्ट का जो 3.0 है, 3.1 है, ठीक है, इस तरीके से जो आंकड़ा बढ़ता जाता है, रीड एंड राइट की स्पीड है, मतलब कि डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, उस तरीके से उसकी पावर बढ़ती जाती है। उसके बाद आता है यहाँ पे टाइप सी। तो टाइप सी में जेन 1, जेन 2, जेन 3 उस तरीके के अभी यहाँ पे पोर्ट आ गए हैं। ये जिस तरीके से हम यूएसबी पोर्ट यूज कर रहे थे अभी उसी तरीके से टाइप सी वाले पोर्ट आने लगे हैं। ठीक है, तो आसान रहे लोगों को डेटा ट्रांसफर करने के लिए और कंपेटेबिलिटी ज्यादा रहे उस तरीके से यहाँ पे टाइप सी पोर्ट ये नॉर्मल दिया जाता है। बट इसमें साथ साथ में एक दूसरा ऑप्शन भी आता है। थोड़े से कॉस्टली लैपटॉप आप लोगे, थंडरबोल्ट पोर्ट में भी जेन 3, जेन 2 इस तरीके से आते हैं। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो गाइस, जो थंडरबोल्ट पोर्ट है वो यूजफुल रहता है आपके डिस्प्ले आउटपुट के लिए। आपको डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा मिलती है, मतलब कि 3.0 या 3.1 जो यूएसबी पोर्ट में मिलती है उससे भी ज्यादा स्पीड इसमें रीड एंड राइट की आपको मिल जाती है। इसके साथ आप डेडिकेटेड जीपीयू भी अटैच कर सकते हैं आपके लैपटॉप के साथ। उस तरीके के भी आपको इसमें फीचर देखने मिल जाते हैं। डिस्प्ले
के आउटपुट है वो भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। उस तरीके के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं थंडरबोल्ट पोर्ट से, ठीक है। और इससे आप आपका लैपटॉप है उसको भी चार्ज कर सकते हैं, उस तरीके की भी आपको इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। ये वर्क होता है एक थंडरबोल्ट पोर्ट का नॉर्मल, ठीक है। और इससे भी ज्यादा डिफरेंट वर्क है, बट जो मेनली है वो मैंने यहाँ पे बता दी है, ठीक है। तो इस तरीके से थंडरबोल्ट जो है वो काम आता है। अगर आपको पता नहीं था तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा। उसके बाद आता है HDMI पोर्ट है, उसका ऑप्शन की बात करें तो ये नॉर्मल, ये तो पता ही होगा आपको कि अगर एक्सटर्नल डिस्प्ले आपको आपके लैपटॉप के साथ लगानी है के लिए ये काम आता है। बट इसमें आपको देखना है, देखिए जो HDMI पोर्ट है वो 2.0 वाले तो हर एक लैपटॉप में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कि इस तरीके की पोर्ट हो तो ज्यादा अच्छा है, मतलब कि 2.0 2.1 इस तरीके की, क्योंकि इससे नीचे वाले जो HDMI पोर्ट है उसमें आपको जो 4K में 30 FPS तक का ही आपको ऑप्शन मिलता है। फिर उससे जो नीचे जाते जाते हैं उस तरीके से उसमें ऑप्शन कम हो जाते हैं। और उसी तरीके से 2.0 और 2.1 वाला आपका HDMI पोर्ट होगा, उसमें आप डिस्प्ले आउटपुट है वो 4K में ले पाओगे और 60 FPS या उससे ऊपर वाली जो आप हर्ट्ज वाली डिस्प्ले का आउटपुट ले पाओगे, ठीक है। उस तरीके का यहाँ पे ऑप्शन रहता है। अगर HDMI पोर्ट में आपको पोर्ट देखना हो तो इस तरीके से आपको लैपटॉप में देखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे इथरनेट का पोर्ट है, तो इथरनेट के पोर्ट में, इथरनेट पोर्ट है वो इसीलिए काम आता है कि आपका जो भी आप इंटरनेट है उसको बहुत ज्यादा स्पीड से यूज करना चाहते हैं। मतलब कि वाईफाई में इतनी एक्यूरेसी और इतनी स्पीड ज्यादा नहीं रहती है, बट अगर आप डायरेक्टली जो है लैन पोर्ट मिलता है इसमें आप लैन केबल से आप अटैच करोगे तो इंटरनेट आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा और आपको ज्यादा अच्छी लेटेंसी मिलेगी। वही काम आता है एक इंटरनेट पोर्ट। अभी इसमें 5 गीगाहर्ट्ज वाला भी आता है और 6 गीगाहर्ट्ज वाला भी आता है। जिस तरीके से यहाँ पे आंकड़ा बढ़ता जाता है उस तरीके से उसकी एफिशिएंसी और उसकी स्पीड यहाँ पे बढ़ती जाती है, ठीक है। और उस तरीके से उसकी जनरेशन भी यहाँ पे चेंज होती जाती है। तो यही यहाँ पे ये इंटरनेट वाले पोर्ट का काम है। इस तरीके से ये सारे पोर्ट का आप यहाँ पे मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। अभी बात आती है यहाँ पे डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में बहुत अलग अलग टाइप आते हैं। एक आता है यहाँ पे टीए पैनल, एक आता है वीए पैनल और एक आता है यहाँ पे आईपीएस पैनल और उसके बाद यहाँ पे ओलेड पैनल आता है। तो अभी मैं यहाँ पे बात कर लूं पहले तो वीए पैनल और टीए पैनल की। तो इसमें गाइस ऐसा होता है कि कहीं कहीं टाइम पे ये वैसे तो डिस्प्ले अच्छी है, ठीक है। मतलब कि इसमें जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत अच्छा देखने मिलता है। कहीं कहीं जो लैपटॉप है उसमें इसमें कलर एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है। बट इसकी एक चीज बकवास होती है, वो है व्यूइंग एंगल। मतलब कि आप एकदम सीधा देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा, ठीक है। बट आप साइड से देखोगे तो आपको इतना अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका नहीं रहेगा। ये फर्क होता है वी एंड टीए पैनल में, ठीक है। अभी आईपीएस पैनल की बात करें, आईपीएस पैनल है गाइस, ये होता है कि इसके व्यूइंग एंगल भी अच्छे होते हैं, इसका रिफ्रेश रेट भी अच्छा होता है, उसके साथ साथ इसकी जो कलर एक्यूरेसी होती है वो भी अच्छी रहती है। अभी कलर एक्यूरेसी क्या है वो भी मैं आगे बताता हूँ। और सबसे अच्छा अभी के टाइम पे है ओलेड पैनल, ठीक है। मतलब कि ओलेड पैनल है वो सबसे अच्छा है। कंटेंट क्रिएशन की बात करो, मीडिया कंजप्शन की बात करो, कुछ भी तरीके की बात करो, उसमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको देता है ओलेड पैनल। मतलब कि जो टीए और वीए पैनल है थर्ड है, उसके बाद सेकंड में आता है आईपीएस पैनल और फर्स्ट में अभी के टाइम पे आता है ओलेड पैनल। तो आप ओलेड पैनल वाली ले सकते हो और उससे थोड़ी सी नीचे वाली आईपीएस पैनल आती है और उससे नीचे आती है टीए एंड वीए पैनल, ठीक है। फिर आईपीएस लेवलिंग भी एक आता है, ठीक है। एक आईपीएस लेवलिंग करके ही आता है, बट ये ऐसा है कि ये आईपीएस पैनल ही आता है, बट इसमें क्या है कि थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का लोचा है। इसके लिए जो दूसरी कंपनियां है वो आईपीएस लेवलिंग करके आपको यहाँ पे डिस्प्ले बताती है, ठीक है। बट ये होती है आईपीएस पैनल ही, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना कि कहीं पे ऐसा लिखा हो कि आईपीएस लेवलिंग तो क्या है, तरीके से आईपीएस पैनल ही है, ठीक है। इसमें कोई दूसरा फर्क नहीं है। अब मैंने जैसे कहा था कि कलर करेक्शन वाली बात मैंने कही, कलर करेक्शन वाली बात में ऐसा है गाइस कि देखो, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन वाला काम है, मतलब कि आप वीडियो एडिटिंग करते हो, उसमें आप कलर ग्रेडिंग वाला काम करते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, आप फोटो एडिटिंग करते हो, या आप किसी भी तरीके से आपको कलर एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे होता है एडोब आरजीबी, 3RGB, ठीक है। उस तरीके से उसके परसेंटेज रेट होते हैं। नॉर्मल परसेंटेज रेट होते हैं वो 50 या 55% के आसपास होते हैं। और यहाँ पे जो परसेंटेज रेट है वो बढ़ते जाते हैं, उतनी कलर एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है। अगर आपको बहुत ही एक्यूरेट कलर एक्यूरेसी चाहिए तो आपको 99 या 100% वाली sRGB, एडोब आरजीबी इस तरीके का जो यहाँ पे आपको सपोर्ट हो डिस्प्ले में, ठीक है, उस तरीके की जो आप डिस्प्ले लोगे लैपटॉप में तो आपको कलर एक्यूरेसी है वो बहुत ही अच्छी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल वे इसका काम है। बाकी नॉर्मली आपको गेमिंग और ऐसी चीजें करनी है तो वहां पे कलर एक्यूरेसी नहीं देखी जाती। यहाँ पे 50 या 55% वाला जो कलर एक्यूरेसी वाला आप डिस्प्ले है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो लैपटॉप में। लैपटॉप में दूसरी बात है, मैं एक बात ये भी कह दूं कि लैपटॉप में दो टाइप अभी पे आते हैं स्टोरेज के मामले में। स्टोरेज के मामले में आपको दो टाइप मिलते हैं, एक है SATA SSD वाला ऑप्शन और एक होता है M.2 SSD वाला ऑप्शन। तो मैं ये रिकमेंडेड करता हूँ कि थोड़ा सा आपको लेने के टाइम पे महंगा पड़ सकता है, बट आप लोग M.2 SSD
वाला जो ऑप्शन आता है उसको, ना कि SATA SSD को। ये थोड़ा सा ज्यादा फास्ट रहता है और जो स्टोरेज थोड़ा सा ज्यादा फास्ट रहेगा तो उससे भी आपको परफॉर्मेंस में ज्यादा इंक्रीज मिलेगा। तो ये बात भी ध्यान में रखना। और रैम की बात करूं तो रैम में एक बात ये भी देखो कि अभी के टाइम पे तुम 16 GB ले रहे हो तो उसमें अपग्रेडेशन का ऑप्शन हो तो ज्यादा अच्छा होगा, कि अगर आगे जाके आपको रैम अपग्रेड करनी हो, मतलब कि 16 GB से 32 GB करनी हो तो आपको अच्छा रहे। अगर आप कंटेंट क्रिएशन वाला काम करते हो तो मैं यही कहता हूँ रैम की नीड है वो 16 GB से अपर की रहती है, बट अभी तुम्हारा बजट कम है तो तुम 16 GB रैम लेकर चला सकते हो अपना काम। फिर आपका कंटेंट क्रिएशन का काम है वो चलता रहे, वो थोड़ा सा बजट आगे आता रहे तो आप अपग्रेड कर सकते हो 32 GB रैम में, जिससे कि और ज्यादा आपको पावर मिले। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी। गाइस बिल्ड क्वालिटी में आपको प्लास्टिक बिल्ड भी देखने मिलता है, आपको यहाँ पे स्टील बॉडी भी मिलता है। ठीक है पूरा। तो गाइस यहाँ पे किस तरीके से हम लैपटॉप परचेस करें, तो देख पहली बात तो ये है कि गाइस आपका बजट है उस मुताबिक भी यहाँ पे डिपेंड करता है बिल्ड क्वालिटी देखने का। मतलब कि आपका बजट 50,000 है, उसमें आपको हाई पावर चाहिए, आपको हाई एफिशिएंसी चाहिए आपके लैपटॉप से, आपको जो उससे पावर चाहिए वो बहुत अच्छा चाहिए। ठीक है, बल्कि परफॉर्मेंस वो लैपटॉप अच्छा दे, तो 50,000 में आपको परफॉर्मेंस भी और बिल्ड क्वालिटी भी सब कुछ एक साथ अच्छा नहीं मिल सकता। तो ये बात भी ध्यान रखना। आप हाँ एक्सपेंसिव लैपटॉप ले रहे हो तो वहां पे आप सब चीजें देखो तो अच्छी चीज रहती है, वरना ऐसा है कि आपका बजट कम है 50,000 60,000 में आप लैपटॉप ले रहे हो तो या तो ये आपको परफॉर्मेंस अच्छी देगा या तो ये बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले क्वालिटी आपको अच्छा देगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप किस बजट में लैपटॉप ले रहे हो, उस मुताबिक ये 2-3 चीजें आपको देखनी है। मतलब कि बिल्ड क्वालिटी, जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो तब देखी जाती है जब आपका बजट उस मुताबिक हो और उस तरीके की आपको नीड हो। तो ठीक है, तो 50-60,000 का जो भी आप लैपटॉप लोगे या तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी या आपको बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी देखने मिलेगी। ठीक है, दोनों चीज बहुत ही कम आपको एक्यूरेट देखने मिल सकती है। हाँ वैसे IPS डिस्प्ले देखने मिल जाती है 50-60,000 में, उसके साथ जा सकते हो। फिर आपको OLED डिस्प्ले चाहिए 100% sRGB का सपोर्ट चाहिए, उस तरीके से सब कुछ चाहिए और बिल्ड क्वालिटी भी टॉप लेवल चाहिए, पावर है वो भी अच्छा चाहिए, तो 80 से 90,000 के आसपास आपको खेलना होगा, तभी आपको एक अच्छा लैपटॉप मिल सकता है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखना। अभी यहाँ पे आपका बजट इस तरीके से है, मतलब 50-60,000 आपका बजट है जिसमें कि आपको लैपटॉप लेना है। इसमें आपको करना है वीडियो एडिटिंग वाला काम, फोटोशॉप वाला काम, एकदम आपको खतरनाक पावर चाहिए और अच्छा आपको परफॉर्मेंस दे, उस तरीके का लैपटॉप 50-60,000 में चाहिए। तो इसके लिए आप उस तरीके के लैपटॉप में मत जाओ, मतलब कि एकदम थिंक एंड लाइट है उस तरीके के लैपटॉप में नहीं जाना है। इसमें आपको जाना है गेमिंग वाले लैपटॉप की तरफ ही। ठीक है, यहाँ पे नाम गेमिंग लैपटॉप है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप गेमिंग कर सकते हो। इसमें इस तरीके की कैपेबल ये लैपटॉप होते हैं कि जिसका पावर है वो ज्यादा होता है, इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा होता है, इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो बहुत अच्छा होता है, जिससे कि आप जो इस तरीके के काम है जिसमें कि आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, हाई परफॉर्मेंस वाले काम करने हैं, आपका बजट 50-60,000 रुपए है, तो इसमें आपको गेमिंग वाला ही लैपटॉप परचेस करना होगा। ठीक है, इसके लिए सेपरेट आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। वहीं पे हाँ अगर आपका बजट है लाख रुपए उसके आसपास, तो आप अलग से इसका डिपार्टमेंट आता है, मतलब कि जो आर्टिस्ट सीरीज आती है और ये कंटेंट क्रिएशन वाले लोगों के लिए अलग सीरीज आती है, तो उसको फिर आप वहां पे परचेस कर सकते हो। बट आपका बजट यहाँ पे 50-60,000 रुपए के आसपास है, तो आपके लिए गेमिंग वाला जो लैपटॉप है वही ठीक रहेगा। फिर आप कोडिंग करना चाहते हो, आप यहाँ पे गेमिंग करना चाहते हो, आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, फोटोशॉप या चलाना चाहते हो, या एक ग्राफिक डिजाइनर हो, इलस्ट्रेटर हो, उस तरीके के सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो, एनिमेशन करना चाहते हो, उस सब में आपको गेमिंग लैपटॉप ही लेना होगा। ये बात आप याद रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गेमिंग लैपटॉप है सिर्फ गेमिंग में काम आएगा, वो इस तरीके के भी परफॉर्मेंस आपको दे सकता है, वो इस तरीके की परफॉर्मेंस देने के लिए ही अच्छा होता है। और सच में गेमिंग लैपटॉप होते हैं उसकी परफॉर्मेंस ही सबसे ज्यादा अच्छी होती है। और हाँ अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए और बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो आप कभी भी लैपटॉप में ये मत देखो कि थिंक एंड लाइट लैपटॉप हो, तो आपको थोड़ा सा हेवी लैपटॉप ही लेना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा बड़ा हो, मोटा लैपटॉप हो, उस तरीके का ही लेना होगा, क्योंकि उसमें जो वेंटिलेशन का ऑप्शन होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे कि जो आपके पार्ट है वो बहुत ही कम हीट होंगे और बहुत ही एक्यूरेसी से एक ही पावर में चलेगी। वहीं पे थिंक एंड लाइट वाले जो लैपटॉप होंगे उसमें इतना अच्छी तरीके से जो फ्लो है, मतलब कि जो एयर फ्लो है वो इतना अच्छा नहीं रहता है, जिससे कि CPU थ्रोटलिंग या GPU थ्रोटलिंग होती रहती है, जिससे कि जो पावर है वो थोड़ा सा कम देखने मिलता है थोड़े टाइम के बाद आप जो पावर कंजम्पशन वाले काम कर रहे हो तो। ठीक है, और बैटरी भी यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा डाउन होती रहती है अगर इस तरीके के काम आप थिंक एंड लाइट में करोगे। वहीं पे एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप या थोड़ा सा मोटा लैपटॉप होगा जिसमें कि जो एयर फ्लो का ऑप्शन है वो ज्यादा अच्छा रहता है, तो वहां पे ये चीजें बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बात भी एक आपको देखनी है लैपटॉप में। तो आई थिंक तो मैंने सारी चीजें लैपटॉप में कवर कर ली है। हाँ बट CPU के बारे में पूरी की तरीके से आपको जानकारी चाहिए, लैपटॉप में जो नेम है, जो जनरेशन है वो किस तरीके से देखनी चाहिए, पावर किस तरीके से देखना चाहिए, वो सब के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो मैंने जैसे आगे कहा वैसे बना रखा है CPU का, लैपटॉप के CPU के बारे में, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पे भी आपको लिंक मिल रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी, और मेरी प्ले लिस्ट में जाके
लैपटॉप वाला जो सेक्शन है प्लेलिस्ट में, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें भी सारे लैपटॉप जो लैपटॉप से जुड़ी हुई जानकारी की वीडियो बनी हुई है वो सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, और ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो, इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उससे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच गाइस।